हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और उसके अलावा हम उद्देश्य प्रस्ताव को समझने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि का मतलब है कि संविधान सभा के गठन की बात किन किन लोगों ने कही। ठीक है, और फिर फाइनली किन लोगों के सहयोग से हो या फिर किस कमेटी ने संविधान सभा का गठन किया। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले पृष्ठभूमि की। शुरू करते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम एन रॉय द्वारा रखा गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले वामपंथी नेता एम एन रॉय ने बोला कि भैया एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसका काम हो संविधान का गठन करना, यानी कि संविधान बनाना। ठीक है, उसके बाद उसी साल ही 1934 में ही स्वराज पार्टी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी यही कहा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और उसके एक साल बाद यानी कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी ये बात कही कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और उसी में 1938 में मतलब जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा के आधिकारिक मांग की। उसके बाद जो है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। किसने कही? जे एल नेहरू ने। ये भी एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान सभा का गठन होगा उसमें वयस्क मताधिकार होना चाहिए, यानी कि जो संविधान सभा गठित होगी उसका एक चुनाव होगा और किसके द्वारा चुने जाएंगे? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे, यानी कि देश की जनता के माध्यम से चुने जाएंगे। कौन चुने जाएंगे? संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात को मान लिया गया था और 1940 को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है इनकी बात को मानने वाली बात। ठीक है, इन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान सभा का चुनाव होगा वो कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और इस बात को 1940 में मान लिया गया था, जिसे हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उसने जो है सरकार संविधान के गठन करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्यों भेजा? संविधान सभा का गठन करना है, इसका मकसद था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। और तभी हम इस मिशन को क्रिप्स मिशन कहते हैं, क्योंकि क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष थे। लेकिन ये मिशन जो है 1942 में जो आया था इसका नाम था क्रिप्स मिशन। और लेकिन ये जो है असफल रहा। क्यों रहा? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था जो 1942 में भारत आया था। तो उसके बाद बना 1946 में कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 में कौन सा मिशन बना? कैबिनेट मिशन बना। कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में, ये इंपोर्टेंट डेट ईयर है, आपको ध्यान रखना है 1946। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। और कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? 1946। तो क्रिप्स मिशन सॉरी कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 मेंबर थे। एक थे पैट्रिक लॉरेंस, एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स और एक थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसमें ना जैसे कि 1942 में अभी हमने देखा था कि क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब 1946 में स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ साथ एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, इनकी भी हमने बात कर रहे हैं। यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन में जो सदस्य शामिल थे वही सदस्य 1946 के कैबिनेट मिशन में शामिल थे। ठीक है, बस उस वाले मिशन में यानी कि क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे। लेकिन कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। कितने लोग थे? 3 लोग थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान का निर्माण के लिए एक निर्वाचित संस्था के गठन का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, जिसे हमने क्या नाम दिया था? संविधान सभा। अब देखते हैं संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ठीक है,
किस आधार पर लोगों को चुना गया और कितनी जनता के द्वारा एक सदस्य चुना गया। तो इसमें हम देखते हैं प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ये बहुत बार पूछा गया है कि कितनी लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान रखा गया था, यानी कि 10 लाख लोगों में से एक बंदा जाएगा संविधान निर्माण के लिए। ठीक है, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या एक सीट का चुनाव करेगी, एक सीट को चुनेगी। ठीक है, एक बंदे को चुनेगी, किसके लिए? संविधान सभा के निर्माण के लिए एक सदस्य चुना जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं कि संविधान सभा में कितने लोग थे। संविधान सभा में कुल कितने लोग थे? तो 389 मेंबर थे, 389 सदस्य थे। इसमें से 296 जो सदस्य थे वो कहां से थे? वो थे ब्रिटिश शासन वाले प्रांतों से, और देशी रियासतों से जो है 93 मेंबर चुने गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो टोटल मेंबर कितने थे? 389 मेंबर थे टोटल, जिसमें से 296 ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 जो थे वो देशी रियासतों से चुने गए थे। 296 जो सीट हमने यहाँ पर देखी, 296, तो 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन हुआ था ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन। ठीक है, जो 11 प्रांतों से थे, और 4 जो सदस्य थे वो कहां से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग से थे। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। ये इसके अलावा एक था बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। ये 4 थे, और ये चीफ कमिश्नरी के पद थे, चीफ कमिश्नरी के प्रांत थे, सॉरी। तो यहां से एक एक सदस्य का चुनाव किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितने मेंबर थे? टोटल थे 389 मेंबर थे, जिसमें से 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। ठीक है, और ब्रिटिश प्रांतों में भी 2 भागों में हमने इनको देखा कि 296 में से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन वाले क्षेत्रों से थे, यानी कि 11 प्रांतों से थे, और बाकी के 4 प्रांतों से, यानी दिल्ली से, अजमेर से, मारवाड़, कुर्ग से, सॉरी, दिल्ली एक था, अजमेर मारवाड़ एक था, कुर्ग एक था और बलूचिस्तान एक था। और ये 4 कौन सी सीटें थी? चीफ कमिश्नरी की सीटें थी, और यहां से एक एक सदस्य का चुनाव किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज में हम इसमें देखते हैं कि प्रत्येक प्रांत की जो सीटें थी उसको किस भाग से, किस तरह से बांटा गया था। तो प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन समुदायों में बांटा गया था। एक था आपका मुसलमान, दूसरे थे आपके सिख, और तीसरे थे सामान्य। सामान्य का मतलब है कि मुसलमान और सिख के अलावा बाकी सब। ठीक है, यानी कि मतलब 3 प्रकार से चुनाव, मतलब 3 समुदायों में सीटें बटेंगी। एक समुदाय मुसलमानों का, दूसरा सिख धर्म के लोगों का, और तीसरा सामान्य का। सामान्य मतलब मुस्लिम और सिख के अलावा सभी वर्ग जिसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, और उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सीटों का 3 प्रमुख समुदाय में बांटा गया था। उसमें से एक थे मुसलमान, दूसरे हो गए सिख, और तीसरे हो गए सामान्य। सामान्य में कौन कौन से आ गए? मुसलमान और सिखों के अलावा जो भी बच गए वो सब सामान्य में आ गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक विधानमंडल में प्रत्येक समुदाय द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणी मत के माध्यम से, एकल संक्रमणी मत के माध्यम से और समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से मतदान किया जाना था। ठीक है, तो मतलब एकल संक्रमणी पद्धति का मतलब होता है मतदान क्या होगा? उम्मीदवारों की वरीयता के क्रम से होगा, यानी कि एक उम्मीदवार जो है, मतलब एक मतदाता जो है वो वोट करेगा 3 चरणों में। यानी कि पहली वरीयता के आधार पर वोट करेगा, फिर दूसरी वरीयता के आधार पर किसी और को वोट करेगा, और तीसरी वरीयता के आधार पर किसी को और को वोट करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है ना कि प्रत्येक वर्ग को उसके समर्थन के अनुपात में वरीयता मिल जाती है। ठीक है, तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से ये जो है प्रॉफिट होता है कि मतलब सभी वर्ग के लोगों को समान अनुपात में वरीयता मिल जाती है। अब हम देखते हैं देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो देखो ना, जो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें आधे लोग तो चुने हुए थे, जैसा हम देख रहे हैं किस एकल संक्रमणी मत से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुने गए थे। लेकिन जो देशी रियासतों के सदस्य थे 93, जो अभी हमने ऊपर देखा था, ये लोग चुने गए थे कहा, किसके द्वारा?
जो देसी रियासतों के राजा थे, उन्होंने ये चुना, मतलब उनके द्वारा चुने गए थे, यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो जो संविधान सभा थी वो क्या थी, आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से मनोनीत भी थी। ठीक है, मनोनीत क्यों थी, क्योंकि देसी रियासतों ने क्या किया था, जो वहां के जो सदस्य थे उनको चुना था। ठीक है, मनोनीत किया था, तो नॉमिनेटेड वहां के सदस्य हुए थे, कहाँ के, देसी रियासतों के। ठीक है, तो संविधान सभा के ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई और अगस्त में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। कब, 1946 में। ठीक है, उसमें से जो 296 सीटें थी ना, उसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को मिली थी 73, और 15 सीटें किसको मिली थी, अन्य छोटे छोटे समूह को प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, मतलब ये जो चुनाव थे ना, ये जो चुनाव का जो रिजल्ट है, यहाँ से भी पाकिस्तान बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बन गए थे, क्योंकि पाकिस्तान यानी जो मुस्लिम वर्ग था ना, उसको लग गया था कि भैया हम यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वर्ग को केवल 73 सीटें मिली थी। ठीक है, कितने में से, 296 सीटों में से। ठीक है, और 208 जो सीटें थी, ये किसको मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों को। ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्यों को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। संविधान सभा भले ही वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनेगी, जो हमने अभी देखा, लेकिन फिर भी इसमें क्या था कि पर्याप्त सदस्यों, जैसे हिंदू थे, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, ईसाई और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्वों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। ठीक है, इसमें हर तरह के लोग थे जो मैंने अभी पढ़े, और महिलाएं भी इसमें शामिल थी। आपको पता होगा कि इसमें लगभग 15 महिलाएं थी, इनके नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसकी प्रोसीडिंग के बारे में। ठीक है, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक सबको पता ही होगा, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी पहली बैठक की जो अध्यक्षता थी वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ठीक है, उन्हें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। तो ये तो आसान सा फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन आसान, क्योंकि सबको पता ही होता है कि 9 दिसंबर को पहली बार जो है संविधान सभा की बैठक हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 9 दिसंबर को, और सच्चिदानंद सिन्हा को उसका अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा को जो है बस एक उम्र में बड़े होने के कारण उनको अध्यक्ष बना दिया गया था, तो इसीलिए मुस्लिम समुदाय ने इस बैठक का विरोध किया था। फिर अगली बैठक होती है उसके 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष। तो उसमें कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी काफी बार पूछा गया कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष भी चुना गया था, लेकिन ये बहुत कम पूछा गया, शायद अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन ध्यान आपको ये भी रखना है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो 13 दिसंबर 1946 को जो है ये संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, और किसके द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो 13 दिसंबर को 1946, 13 दिसंबर को जो है ये प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। किसने किया था, जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और 22 जनवरी को जो है ये पास हो गया था सर्वसम्मति के आधार पर। 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति के द्वारा इसे पास किया गया था। अब देखते हैं कि जो हमारा ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें क्या क्या बातें शामिल थी। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में पहली बात ये कहेगी कि भारत एक पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। यानी कि मतलब संप्रभुत्व का मतलब यहाँ पर ये है कि अपने डिसीजन स्वयं लेने वाला, किसी और पर डिपेंडेंट ना रहने वाला। ठीक है, और ये बात कहाँ पर है, हमारी प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में यानी कि हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है
भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में है या देसी रियासतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र जो संप्रभुत्व संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना है ना, जो अभी हमारे संविधान की प्रस्तावना है, ये उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में प्रस्तावना बना दिया गया था। ठीक है, इसीलिए हम प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस मतलब बनाया गया था, और इस फिर ये सभी संविधान सभा के सभी लोगों के द्वारा सर्वसम्मति से इसे मान भी लिया गया था। तो उसमें एक बात तो हमने देखी कि इसमें ये बात बोली थी कि भारत जो है संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। दूसरी बात इसमें बोली गई कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, मतलब कि ये बोला गया कि सभी क्षेत्र, चाहे वो देसी रियासतें हो या फिर ब्रिटिश भारत के, उस टाइम पे ब्रिटिश भारत के गुलाम जो भी, मतलब जितना भी क्षेत्र था भारत का, वो सभी क्षेत्र भारत में शामिल होगा, या इन दोनों से बाहर का क्षेत्र, अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो भारत में शामिल होना चाहता है। जैसे कि आपको पता होगा शायद कि सिक्किम जो है ना, भारत का भाग नहीं था ये पहले, लेकिन यहाँ के शासक ने बाद में बोला कि भैया हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, तो वो भी भारत में शामिल हो सका। तो ये वाला क्षेत्र इसमें आ गया कि दोनों से बाहर वाला क्षेत्र। तो ये सारी बातें किसमें छपी हुई हैं, लिखी हुई हैं, तो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना में ये सारी बातें लिखी हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि मतलब इसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था की बात की गई है। तो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। और जो इसमें ना चौथा ऑप्शन हमेशा मतलब या फिर मैक्सिमम रहता है धार्मिक न्याय। ठीक है, वो हमेशा गलत होता है। और जो ये न्याय की जो ये प्रवृत्ति है, ये जो बात हमने रखी है यहाँ पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूस से ली गई है। ठीक है, रूस के संविधान से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मतलब आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है अभी तक के हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी सारी बातें इसमें ये बात बताएगी कि भैया अवसर, कानूनों की समानता है ना, विधि के समक्ष समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास भ्रमण, संगठन बनाने की और स्वतंत्रता, मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। तो ये सारे पॉइंट किस में है? ये सारे पॉइंट है हमारी प्रस्तावना में, लेकिन आपको मेनली ध्यान रखना है केवल ये। ठीक है, कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के न्याय हमारे इसमें संविधान की प्रस्तावना में बताए गए हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी अल्पसंख्यक होंगे या पिछड़ी जाति होगी या जनजाति क्षेत्रों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था होगी, ये भी बात बताई गई थी। इसके अलावा स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों को, प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। जैसे कि आज हम देखते हैं, जो हमारी जो प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, यानी कि भारत के जो संविधान है उसे पावर किसने दी है? पावर कैसे मिली है? तो भारत की जनता के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा उसे बनाया गया है, ये बात इसमें बोली गई है। इसके अलावा प्रस्तावना जो है 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के रूप में स्वीकार कर ली गई थी, ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से जो है ये पास हो गई। ठीक है, ये प्रस्तावना का निर्माण हो गया। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं और इच्छाओं का सूचक था जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक है, जैसे कि आप जो आपकी जो कॉपी होती है ना, या सॉरी आपकी किताब है, उससे पहले इंडेक्स होता है जी। तो उस इंडेक्स में किताब का एक सार छपा होता है कि भैया आगे किताब में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से जो भारत का जो संविधान है उसमें इंडेक्स की जगह पर प्रस्तावना का ये रूल है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।